बिहार के पटना के पारस हॉस्पिटल का कमरा नंबर 209 17 जुलाई 2025 की सुबह गोली की आवाज से गूंज गया। पूरे कमरे की दीवारें खून से सन गई और इस कमरे में मौत की सूली चढ़ने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि बिहार की जुर्म की दुनिया का एक बड़ा चेहरा गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। लेकिन मर्डर की इस कहानी में इत्तेफाक कई थे, या यूं कहें ये पूरी ही कहानी एक सोची समझी साजिश थी। आपको दिखाते हैं इस कहानी से जुड़ी 3 कड़ियां। सबसे पहली कड़ी 17 जुलाई 2025 सुबह 7 बजे बिहार के पटना में स्थित पारस हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर 2 लोग खड़े थे, जिनमें से एक ने सफेद शर्ट पहनी थी और एक हेलमेट लगाए खड़ा हुआ था। तभी उन लोगों के पास कैप लगाए 4 लोग आते हैं। उनके आने के बाद हेलमेट पहना शख्स आगे निकल जाता है और फिर आपस में कुछ बातचीत कर महज 2 मिनट में वे 5 लोग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये 5 लोग किस इरादे से हॉस्पिटल जा रहे थे। दूसरी कड़ी सुबह के 7:25 पर पारस हॉस्पिटल के फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब ये 5 लोग कॉरिडोर में दाखिल होते हैं, कमरा नंबर 209 के बाहर पहुंचते ही ये लोग अपने साथ लाई हुई गन को लोड करते हैं और उसी रूम में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी के बाद कमरे में घुसे 5 में से 4 लोग वापस बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और उसके 15 सेकंड बाद 5वां शख्स बाहर आता है। इस शख्स का नाम है तौसीफ बादशाह। इस नाम के बारे में आपको आगे पता चलेगा। तीसरी कड़ी हत्या के बाद सभी हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और बाइक पर सवार होकर बंदूक लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। जैसे ही खबर मिलती है वैसे ही एक ही नाम सामने आया, जो था शेरू, चंदन का वो जिगरी दोस्त जिसके साथ चंदन जुर्म की दुनिया का बड़ा चेहरा बना। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने जय वीरू की इस दोस्ती को जानी दुश्मनी में बदल दिया था? अब अगर बात करें इत्तेफाकों की, तो 17 जुलाई को हुए चंदन मिश्रा मर्डर केस में जो चीजें सामने आईं वो ये थी। मर्डर वाले दिन ही चंदन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाला था, लेकिन वह एक और दिन रुक गया। इतना ही नहीं, जिस कमरे में चंदन रुका था यानी कमरा नंबर 209, वह हॉस्पिटल का इकलौता कमरा था जिसके गेट का लॉक टूटा हुआ था। देखा जाए तो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम होते हैं और बिना वेरिफिकेशन किसी पेशेंट से मिलना, वो भी एक साथ 4 लोगों को, अलाउड भी नहीं किया जाता। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार के पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर बक्सर के एक छोटे से कस्बे में, जहां से शुरू होती है चंदन मिश्रा की कहानी। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ चंदन बचपन से ही काफी निडर था। जहां चंदन का परिवार चंदन से बेपनाह प्यार करता था, तो वहीं चंदन का इकलौता प्यार था क्रिकेट। लेकिन इस क्रिकेट के एक मैच के बाद चंदन की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। दरअसल एक दिन ग्राउंड पर छोटी सी बात पर चंदन की तकरार सोनू नाम के लड़के से होती है और सोनू चंदन को सबके सामने मारता है। बेइज्जती के बाद चंदन सोनू के घर शिकायत करने जाता है, लेकिन सोनू के घरवाले भी उसे मारकर भगा देते हैं। पूरी रात चंदन को नींद नहीं आती है और वह बस सोनू को सबक सिखाने के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह अपने बाप की लाइसेंसी बंदूक उठाकर वह सोनू के घर के सामने जाकर उसे बुलाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, चंदन बिना किसी वार्निंग के गोली चला देता है और यहां से ही चंदन एक आम लड़के से बन जाता है एक कातिल। जब तक ये बात उसके घरवालों तक पहुंची, तब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घरवाले दौड़ते हुए थाने पहुंचते हैं और चंदन का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि चंदन अभी नाबालिग है। वेरिफिकेशन के बाद चंदन को जेल नहीं बल्कि बाल सुधार गृह भेजा जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जहां चंदन को सुधारने भेजा गया है, वहीं जगह उसकी बर्बादी की जड़ बनेगी। 3 साल चंदन ने उन लोगों के साथ काटे जो चोरी से लेकर मर्डर तक कर चुके थे, और उन 3 सालों में चंदन पूरी तरीके से एक कातिल का रूप ले चुका था। जो चंदन एक क्रिकेटर बनना चाहता था, अब उसका जुनून था एक गैंगस्टर बनना। बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद चंदन की मुलाकात हुई शेरू उर्फ ओंकार नाथ सिंह से। चंदन की तरह वह भी बाल सुधार गृह में समय काट चुका था और यहां से बनी इन दोनों की जोड़ी। इस जोड़ी ने एक नया खेल शुरू किया, रंगदारी का। दोनों मिलकर छोटी दुकानों, कंस्ट्रक्शन साइट और ठेकेदारों के साथ मारपीट करके पैसे वसूलते थे। लेकिन जब दोनों को इस काम में अच्छा खासा मुनाफा होने लगा,
तो दोनों ने हथियारों के दम पर अब बड़ी दुकानों और कारोबारियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों में दोनों का खौफ फैलने लगा। आरा और बक्सर में लोग सिर्फ 18 से 19 साल के इन दोनों लड़कों से कांपते थे। जब इलाके में दोनों का खौफ फैला तो कम उम्र के कई और लड़के भी इनके साथ जुड़ने लगे और यहीं से शुरुआत हुई चंदन शेरू गैंग की। दोनों ने साथ में एक बाइक खरीदी, लेकिन बाइक चलाने का अंदाज थोड़ा अलग था। जब भी दोनों बाइक से कहीं बाहर जाते तो एक बाइक चलाता और दूसरा पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठता था और चलती बाइक से ही ये किसी को भी शूट कर देते थे, जो आगे चलकर इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। दोनों के ही हौसले और बढ़ गए थे क्योंकि लोग इनसे काफी डरने लगे थे। फिर आता है साल 2011। यह साल इन दोनों की जिंदगी का सबसे ज्यादा खौफनाक साल था, क्योंकि पूरे साल चंदन और शेरू ने मिलकर एक के बाद एक 6 मर्डर्स को अंजाम दिया। हर मर्डर में पुलिस की नींद उड़ा दी और इसी साल के बाद चंदन शेरू गैंग का नाम हर तरफ फैल गया। दोनों के ही हौसले बुलंद हो गए थे और अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों में ही पुलिस का डर मानो खत्म हो गया था। हाल यह था कि दोनों अब लोगों को मर्डर का दिन बताकर उन्हें मारने लगे थे। बिहार पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। 2011 में 5 मर्डर कर चुके चंदन और शेरू का अब अगला निशाना था एक मशहूर चूना व्यापारी राजेंद्र, जो एक सफल व्यापारी था जिनकी पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर जगह पहुंच थी। तो अब चंदन शेरू गैंग ने रंगदारी मांगी तो राजेंद्र केसरी ने सोचा ये नए लड़के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और उन्होंने रंगदारी देने से सीधा मना कर दिया। 13 अगस्त 2011 की शाम जब चंदन को पता चला कि राजेंद्र केसरी ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वह गुस्से से लाल हो गया और उसने बीच बाजार में सबके सामने ऐलान कर दिया कि कल 21 अगस्त को मैं राजेंद्र केसरी को गोली मारूंगा। लेकिन तब तक भी लोग इसे एक मामूली धमकी समझ रहे थे। सबको लगा राजेंद्र जैसे आदमी को कोई कैसे मार सकता है। लेकिन लोगों की यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि अगले ही दिन 21 अगस्त को शेरू और चंदन ने मिलकर बीच बाजार में राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजेंद्र केसरी की हत्या ने बिहार के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। राजेंद्र की पहचान सिर्फ बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि कई पॉलिटिकल चेहरों से भी उसकी अच्छी जान पहचान थी। लेकिन राजेंद्र की मौत से सियासी हंगामा मच गया। जो मुजरिम अभी तक पुलिस की नाक के नीचे मर्डर्स को अंजाम दे रहे थे, अब उनका यह कदम एक पॉलिटिकल इशू बन गया था। पुलिस पर भी दोनों को जल्द गिरफ्तार करने का दबाव आने लगा और जैसे ही पुलिस एक्टिव मोड में आई, तब तक तो चंदन और शेरू पर 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 14 से ज्यादा तो मर्डर के ही थे। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो दोनों जल्द से जल्द सामान पैक कर बक्सर से बॉर्डर के उस पार नेपाल भाग गए। लेकिन इस बार पुलिस ने भी दोनों को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी, तो इनके पीछे पुलिस भी नेपाल आ गई। लेकिन जैसे ही पुलिस इनके पास पहुंची तो नेपाल पुलिस ने रोक दिया, क्योंकि ये 2 अलग देशों का मामला था। इसलिए प्रॉपर पेपर वर्क फॉलो करना पड़ा, जिससे काफी टाइम लग गया। लेकिन इसका फायदा उठाया चंदन और शेरू ने। दोनों नेपाल छोड़कर कोलकाता आ गए। देखते देखते साल बीतने वाला था, लेकिन तभी पुलिस को एक क्लू मिला और इस बार लोकेशन थी कोलकाता। लेकिन इस बार पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और पूरी प्लानिंग के साथ बिहार और बंगाल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू पुलिस ने चंदन और शेरू को गिरफ्तार कर लिया। और यहां से ही कहानी ने एक नया मोड़ लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस बक्सर लाया गया, जहां लोअर कोर्ट में उनके ऊपर केस चला। लेकिन दोनों जेल में भी रुकने को तैयार नहीं थे। वहां भी दोनों का आतंक बराबर जारी था, जिससे पुलिस ने फैसला किया कि दोनों को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। जिसके बाद भागलपुर जेल, फिर बेऊर जेल और उसके बाद पूर्णिया जेल। दोनों ने ही सिस्टम को इतना परेशान कर दिया कि बार बार दोनों को शिफ्ट करना पड़ता। लेकिन फिर आया राजेंद्र केसरी मर्डर केस का फैसला, जिसमें चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा सुनाई गई। एक ही केस की 2 अलग अलग सजा, जिसने देखते ही देखते सब बदल दिया। यह फैसला शेरू के लिए एक बड़ा झटका बना और शेरू को लगने लगा कि इसके पीछे चंदन का हाथ है। उसी की पहचान की वजह से उसे कम सजा सुनाई गई। अब दोनों ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद चंदन की सजा में तो नहीं, लेकिन शेरू की फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया। पर उससे पहले ही शेरू के मन में चंदन के लिए जहर घुल चुका था
और अब ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि शेरू को ना सिर्फ कोर्ट के फैसले पर बल्कि रंगदारी के पैसों के बंटवारे को लेकर भी चंदन पर शक होना शुरू हो गया था। इतना ही नहीं, शेरू चंदन के ही परिवार की एक लड़की को काफी पसंद करता था, लेकिन दोस्ती होने के बावजूद अलग कास्ट की वजह से चंदन ने इनकार कर दिया था। धीरे धीरे जब शेरू ने सब सोचना शुरू किया तो शेरू के दिमाग में एक बात और आई। वो ये कि जब पुलिस गैंग के लोगों को गिरफ्तार कर रही थी तब शेरू गुट के लड़के ही सबसे ज्यादा पकड़े गए और एनकाउंटर में मारे गए। जब शेरू चंदन पर शक कर ही रहा था तब एक बात ने शेरू के शक को यकीन में बदल दिया। जब चंदन ने भागलपुर जेल से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले। जेल के अंदर से फोन चलाना कोई आम काम नहीं था। यह सिर्फ तभी हो सकता था जब सिस्टम में अंदर तक अच्छी जान पहचान हो। दोनों साथी थे, दोनों ने साथ में जुर्म किए, तो दोनों को एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक को वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे के साथ बदसलूकी। यह बात शेरू के मन में खटक रही थी और वो यही सोच रहा था कि चंदन सिर्फ अपने लिए सब कर रहा है और उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह बात अब सबको पता चल गई थी कि दोनों की दोस्ती ने अब दुश्मनी का रूप ले लिया है, जिसके चलते जेल की शांति बनी रहे इसलिए दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। चंदन को भागलपुर से पटना के बेउर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, तो वहीं शेरू को पूर्णिया जेल भेज दिया गया। बिहार का नामी गैंग अब दो हिस्सों में बंट गया था, लेकिन अभी भी यह देखना बाकी था कि आखिर ये दुश्मनी किस हद तक जाती है। बीते कई सालों में चंदन और शेरू ने कई बार पेरोल के लिए अप्लाई किया, अलग अलग कारणों के लिए, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज हो जाती। जून 2025 में चंदन मिश्रा ने अपने पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार फिर पेरोल की अर्जी दी, जो कि इस बार चंदन को मिल गई। 3 जुलाई 2025 को 15 दिन की पेरोल पर चंदन जेल से बाहर आया। शेरू, जो पहले से ही मन में ज्वालामुखी लिए बैठा था, उसने सोचा यही एक अच्छा मौका है चंदन से बदला लेने का। चूंकि जेल में चंदन को मार पाना नामुमकिन था, क्योंकि जेल के अंदर चारों कोनों में सीसीटीवी, पुलिस और इन्फॉर्मर्स होते हैं, इसलिए बाहर चंदन को आसानी से मारा जा सकता था। और फिर शुरू होती है चंदन की मौत की प्लानिंग, जो कि सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर अंजाम देनी थी, जिसके लिए शेरू को चाहिए था कोई ऐसा जिसे वो जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शन देकर चंदन को मौत की नींद सुला सके। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है तौसीफ बादशाह की। पटना के फुलवारी शरीफ में पैदा हुआ तौसीफ कम उम्र में ही बिगड़ गया था। माँ बाप ने नाम रखा था तौसीफ रजा, लेकिन तौसीफ ने अपना नाम रखा तौसीफ बादशाह। छोटी चोरी से शुरू हुआ तौसीफ का सफर बड़े बड़े मर्डर्स तक पहुंच गया था और देखते ही देखते तौसीफ बादशाह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में एक जाना माना चेहरा बन गया। बिहार में तौसीफ बादशाह को लोग पहचानने लगे। तौसीफ बादशाह का आइडल था दाऊद, इसीलिए वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन कई पोस्ट शेयर करता था, जिसमें वह बिल्कुल एक गैंगस्टर लाइफस्टाइल को फॉलो करता था। लोग उसे फॉलो भी करते थे। सोशल मीडिया की दुनिया में वह एक सेलिब्रिटी गैंगस्टर था। चंदन की हत्या के लिए शेरू को तौसीफ ही सही लगा, जिसके बाद उसने अपने गैंग के लड़कों से कहकर तौसीफ से कांटेक्ट किया और उसे चंदन के नाम की सुपारी दी। तौसीफ के लिए भी यह अच्छा मौका था, क्योंकि चंदन एक जाना माना गैंगस्टर था जिसे मारने के बाद तौसीफ का नाम जुर्म की दुनिया में और बड़ा हो जाएगा। जब चंदन पेरोल पर जेल से बाहर आया तो वो हॉस्पिटल जाने की जगह अपने इलाके बक्सर चला गया और बक्सर में चंदन को हाथ लगाना नामुमकिन था। तो तौसीफ इंतजार करने लगा कि जैसे ही चंदन बक्सर से निकलेगा उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन देखते ही देखते 12 दिन निकल गए थे और तौसीफ के लिए यह और मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर चंदन वापस जेल चला गया तो उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच तौसीफ को एक अच्छी खबर मिली। चंदन को जेल लौटने से पहले पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना पाइल्स का ऑपरेशन करवाना था। चंदन 13 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 15 जुलाई तक उसकी सर्जरी भी हो गई। अब बस परेशानी यही थी कि पब्लिक में शूट करना थोड़ा रिस्की था, लेकिन तौसीफ के लिए यही एक मौका था, क्योंकि चंदन अपने इलाके से बाहर था। आखिरकार 17 जुलाई 2025 को चंदन मिश्रा डिस्चार्ज होने वाला था। उसी सुबह करीब 7:15 पर तौसीफ हथियारों से लैस अपनी गैंग के साथ हॉस्पिटल में सीधा उसी रूम में दाखिल हुआ जहां चंदन एडमिट था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुछ सेकंड्स में उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सभी 2 बाइक पर सवार होकर पिस्तौल लहराते हुए वहां से निकल गए। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पारस हॉस्पिटल
जो पहले भी कई बार चर्चाओं में रह चुका है, उसमें 5 संदिग्ध बिना किसी एंट्री पास के एक साथ अंदर घुस गए। अस्पताल जैसी जगह में बिना चेकिंग के उनकी एंट्री होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल देता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सभी आरोपी बिना चेहरे को ढके सीधे कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे खुले होने से साफ झलकता है कि उन्हें पकड़े जाने का तो कोई डर नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कमरे का लॉक पहले से खुला हुआ था। जांच में सामने आया कि ताला जानबूझकर खराब करवाया गया था, जो अंदरूनी स्टाफ की मिली भगत की ओर इशारा करता है। यह भी सवाल उठता है कि जब आरोपी कमरे के बाहर ही पिस्तौल निकालते हैं तो क्या उस समय सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम सो रही थी? क्या उन्हें यह सब सामान्य लगा कि कोई हथियार लेकर मरीज के कमरे में क्यों जा रहा है? इसके अलावा अस्पताल में किसी भी स्तर पर मेटल डिटेक्टर या फ्रिस्किंग सिक्योरिटी चेक क्यों एक्टिव नहीं था? हथियारों के साथ इतने आराम से एंट्री कर जाना इस बात का सबूत है कि सुरक्षा को या तो पूरी तरह नजरअंदाज किया गया या फिर जानबूझकर नजरें फेर ली गईं। जब गोलियों की आवाज गूंजी तो ना तो किसी गार्ड ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की और ना ही तुरंत दरवाजे बंद किए गए। वो बिना किसी रुकावट के भाग निकले। पारस हॉस्पिटल से शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 2 से 5 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से तुरंत कोई नाकाबंदी नहीं की गई, ना ही रोड ब्लॉक्स लगाए गए। इतनी नजदीकी होने के बावजूद अपराधी बिना किसी दबाव के भाग निकले, मानो उन्हें पहले से पता हो कि कोई उनका पीछा नहीं करेगा। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि हमारे सुरक्षा तंत्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने रविवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि तौसीफ बादशाह और उसका मौसेरा भाई नीशू खान और उसके 2 साथियों हर्ष और भीम को कोलकाता पुलिस और एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 3 शूटरों को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा, जिनमें बलवंत और रवि रंजन सिंह नाम के 2 बदमाश शामिल हैं। दोनों पुलिस से भाग रहे थे, लेकिन पैरों में गोली लगने के बाद पकड़े गए। पूछताछ में पता चला कि इस हत्या की पूरी योजना नीशू खान के घर पर बनाई गई थी। सबसे पहले इस वारदात में शामिल सभी लोग नीशू के घर इकट्ठा हुए थे। एसएसपी के अनुसार नीशू पर पहले से ही रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज थे। इस हत्या की साजिश में कुल 9 लोग शामिल थे। अब तक मर्डर में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद नहीं हो पाई है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।